बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर रिपोर्टर। नैब तरमीम केस का तफसीली फ़ैसला आ गया है। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जजमेंट हमने रीड की है मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद हम आपको तज्ज़िया देने लगे हैं। इसमें शुरू में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की है। इसमें शुरू में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बताया कि परवेज़ मुशर्रफ ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला उसके 34 दिन बाद जो है नैब के ऑर्डिनेंस को नाफिज़ुल अमल कर दिया गया, और इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रीजनिंग दी जाएगी वो यही दी जाएगी कि इससे सियासतदानों के बाजू मरोड़ते रहे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, और इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिक्टेटर की जानिब से इस्तेमाल किया गया। फिर उन्होंने आगे चलकर अपनी जजमेंट में कहा कि जो पीपीओ था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 5 रुकनी बेंच नहीं बनाया, उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह को भी उन्होंने इस पूरे फैसले में 4 ऐसी शख्सियात हैं जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिनको डायरेक्टली टारगेट किया है। पहली शख्सियत इमरान खान साहब हैं, उनको टारगेट किया गया। दूसरी शख्सियत साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन है, और फिर जो अब आने वाले चीफ जस्टिस है जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन इस फैसले में दी हुई है। इस पूरे फैसले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आधे सफ़ात काले कर दिए सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि वो जो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में बेंच बना था वो 3 रुकनी बेंच जो है बनाया गया था, जबकि वो 3 रुकनी बेंच नहीं बनता था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया था। और फिर जो ऑपरेटिव पार्ट हैं वो 2 से 4 पैराग्राफ हैं जिसमें वो लिखते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो फैसला दिया है, इस फैसले में जो है उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि किस तरह से नैब अमेंडमेंट्स के ज़रिए जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं जो कि स्टेट गारंटी करती है, वो किस तरह से इन्फ्रिंज हो रहे हैं, वो किस तरह से उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर उन्होंने अपने ये फैसले में ये भी लिखा है कि नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से चूँकि ये पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी की गई थी, और पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट नलीफाई उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ना हो। और काजी फ़ाइज़ ईसा समझते हैं कि नैब अमेंडमेंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, और इमरान खान साहब जो केस प्लीड कर रहे थे वो मेलाफाइड पर मबनी था, और इमरान खान साहब वो हैं कि जिन्होंने खुद नैब अमेंडमेंट कुछ इंट्रोड्यूस कराई और उसके बाद फिर उन्हीं को चैलेंज कर दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी लिखा है। हसनात मलिक साहब से जानेंगे कि अब राइट नाउ नाज़रीन इसके 2-3 पहलू हैं जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। एक तो इस पूरे फैसले को, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे। दूसरे, इसके नताइज 2 केसों में बड़े ज़रूरी हैं। एक इमरान खान साहब पे नैब 2 केस तोशाखाना का चल रहा है जिसकी मालियत बताई जा रही है 10 से 12 करोड़ है, लेकिन अब जो नैब तरमीम बहाल हुई है 50 करोड़ से कम मालियत के केसेस उन पर नैब रेफरेंस नहीं बन सकता है, तो उसका क्या मुकद्दर होगा। दूसरी चीज़, इस नैब तरमीम बहाल होने से कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं उनको इम्यूनिटी हासिल है। 190 मिलियन केस में कैबिनेट ने ये डिसीजन किया था कि वो पैसे मलिक रियाज को दिए जाएं, इसका क्या मुकद्दर होगा। और फिर इसके साथ जो है वो दीगर सियासतदानों पर तो केस जो है वो बंद होंगे भी। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस जजमेंट के ज़रिए मलिक रियाज साहब पर भी, क्योंकि नैब के मुकदमात थे, 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस भी उन पर बना हुआ है, तो उनको भी एनआरओ दिया गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। हसनात मलिक साहब से जानते हैं। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले इस जजमेंट के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं इस जजमेंट को, फिर हम आगे जाके इसकी निटी ग्रिटीज़ में जाते हैं। देखिए, फ़ैसला तो लीगली देखा जाए तो वो ठीक है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, और अगर कोई अमेंडमेंट में गलत हुई है तो पीटीआई जब उनका टाइम आएगा तो वो अपनी अमेंडमेंट कर लेंगी। हाँ, ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अमेंडमेंट ऐसी की गई हैं कि ऑफेंस सामने रख के उनके हैत को ख़त्म किया गया है, लेकिन बात यह है कि साबित करना था कि क्या ये आइन की वायलेशन किस तरह है, तो वो साबित नहीं कर पाए। और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई अपना एक तरीक़ाकार है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि वो इतना ज़्यादा आगे नहीं जा सकते कि इसको करें। बाकी जहाँ तक मामला है वो इसके बेनिफिशरी वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी की क़यादत है, मौलाना फजल रहमान है, इमरान खान भी हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें, नैब ला से ज़्यादा उसका मिसयूज़ पे मसला था कि मिसयूज़ होता है। अब भी मसला ये है कि ये मिसयूज़ होगा, और मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान वो एक हमने देखा है कि पाकिस्तान में फ़ैसले सियासी लोगों के लीगल ग्राउंड पे नहीं डिसाइड होते, वो होते हैं हालात को मद्देनज़र रख के, सरकमस्टांसेस क्या है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस सियासतदान के क्या तल्लुकात।
तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का कहा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड और ये वो कि वो ख़त्म हो जाएंगे, मे भी ख़त्म भी हो जाए, हुदैबिया भी ख़त्म हो गया था, मुश्किलात उनकी कम नहीं होंगी और फैसला भी मे भी किसी और तरीके से फिर भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से आ जाए और हाई कोर्ट से वैसे ही उसको रिलीफ मिल जाता। अब देखना है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से फ़ायदा होता है या नहीं, लेकिन ये है कि उनके हालात ठीक नहीं है मुक़तदरा से, तो फिर जो फैसला। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे पाकिस्तान में फ़ैसले जब तक नहीं आते, जब तक मुक़तदरा से आपके हालात दुरुस्त सिमत में ना चल रहे हों या फिर वो आपसे खुश ना हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस फैसले से इमरान खान के लॉयर्स को जो स्टैंडिंग है और हाई कोर्ट में अगर केस ये जाता है तो बड़ा एक सपोर्ट मिल जाएगी। जी। और वो सपोर्ट ये होगी कि आपके पास एक लॉ पॉइंट आ गया कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड द मैटर। और फिर हम हाई कोर्ट से देख रहे हैं कि हाई कोर्ट को जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से फैसले आ रहे थे, अब वो पुरानी हाई कोर्ट नहीं रही। तो एक स्ट्रॉन्ग लॉ पॉइंट जब आपकी बकेट में हो और फिर आप केस भी प्लीड कर रहे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो रिलीफ मिलेगा, ज़ाहिर बात है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं जा रही, सिवाय 2-3 जजेस के अलावा मेजॉरिटी जजेस हुकूमत से नाला हैं। जिस तरीके से अदलिया को प्रेशराइज़ किया जा रहा है उसका जवाब मुख्तलिफ तरीक़ों से आएगा। आज चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट इलीगल डिक्लेयर कर दी गई, इमरान चेयरमैन नादरा की, तो वो गलबन रिटायर्ड मिलिट्री अफसर थे। दूसरा आपने देखा वो जो कराची ऑफ यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट का डिसीजन था कि जैसे जहांगीरी साहब की डिग्री उसको मुअत्तल कर दिया गया, मुअत्तल हो गया। इमरान खान के वकला को एक्सेस नहीं दी जा रही, उस हवाले से आज बड़े सख्त जमात एजाज इसहाक साहब ने दिए। ओवरऑल ही एक रिएक्शन आएगा। देखिए, एक एडवांटेज इस हुकूमत को है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस आमिर फारूक है, वो इनको हर लिहाज से उनकी जो अप्रोच है वो सूट कर रही है। तो अब काजी साहब जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, बिल्कुल करनी भी चाहिए, लेकिन यही काजी फैसल साहब थे जिन्होंने आइन की तरमीम भी स्ट्राइक डाउन की। पाकिस्तान की तारीख के वो 4-5-6 जजेस में से हैं जिन्होंने आइनी तरमीम स्ट्राइक डाउन की। तो बात यह है कि पार्लियामेंट बिल्कुल होना चाहिए, पार्लियामेंट की, लेकिन मसला ये है कि ये जो एक्ट ठीक है, इसमें मसला है पार्लियामेंट का इख्तियार है, PTI को जो है अदालतों से ज़्यादा वहाँ अपना फोकस करना चाहिए। अगर वो एहतसाब का निज़ाम लाना चाह रहे हैं तो वो KP में ले आए, मज़ीद उसको बेहतर कर लें। वहाँ क्या निज़ाम जो है वो ठीक हो गया है, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात भी आपकी ठीक है कि इसकी अल्टीमेट जो बेनिफिशरी हैं वो मलक रियाज हैं। इस आज की जजमेंट ने उनके बड़े काम आसान कर दिए, उनके अरबों रुपए के केसेस पे इफेक्ट आएगा। और क्योंकि जरदारी साहब के वो गलबन मतलब इनफॉर्मली पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, ओमनी ग्रुप देखते हैं, तो ये बड़े बड़े ग्रुपों को फ़ायदे तो मिलेंगे। तो पीपल्स पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। ऐवान सदर में बुला के तमगा इम्तियाज़ भी दे रहे हैं, अब उनके केसेस भी यहाँ से हो गए, तो ये क्या सारी डील जुडिशल पैकेज की तो नहीं हो रही? अब ये तसर तो हो सकता है कि नहीं, बहुत जल्दी जो है पीपल्स पार्टी को खुश किया गया है, उनके लिए तरामीम बहुत इंपॉर्टेंट थी। 15 सफ़ात का फैसला था, 3 महीने रोका क्यों गया? ये तो 10 मिनट यानी 10 दिन के में फैसला आने वाला फैसला था, तो ये समझ नहीं आई कि इतना लंबा क्यों इसको रखा गया, फैसले को रख के। तो देखते हैं, लेकिन वे ये मैंने देखा है कि जो लैंग्वेज यूज़ हुई थोड़ी सख्त हुई। काजी फैसल साहब और PTI में जो एक तलखी है वो नज़र आई है कि बार बार वो मिस्टर न्याजी यूज़ कर रहे थे। कहा जाता था ना कि इमरान खान का वर्ड जो है वो TV चैनलों पे इस्तेमाल लग रहे, तो कहीं मेरा ख्याल है जो चीफ जस्टिस हैं, आथर हैं, उन्होंने भी समझा कि जजमेंट में जो है वो इमरान खान का नाम ना लिखा जाए, और उन्होंने बार बार मिस्टर न्याजी दिस, और उन्होंने कहा जी कि मिस्टर न्याजी ने जो पिटीशन दायर की वो बोनाफाइड नहीं थी, ये नेक नीयति से नहीं। ये मैं पूरा जुमला बता देता हूँ कि इस पे क्या लिखा है। काजी साहब कहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स इमरान खान साहब ने खुद इंट्रोड्यूस कराई, फिर उसमें जो आर्किटेक्ट चीफ आर्किटेक्ट थे वो इनके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, गाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात। लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने जो बात की थी उन अमेंडमेंट्स में वो FBR के हवाले से, टैक्स मैटर्स के हवाले से की थी कि उसमें नैब नहीं है, काफी ज्यादा। लेकिन इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था ना 50 करोड़ से मालियत के कम केसेस होंगे तो वो उनको इस्तिस्ना हासिल है। सर से पांव तक वो एहतसाब भी तो ठीक नहीं था ना, आपको पता है, जो उस वक्त जो वीडियो और वो सारी सामने आई, और उसके बाद जवेद इकबाल साहब बिल्कुल कंट्रोल में हर चीज कर रहे थे, वो भी तो चीज़ है। सर मसला यहाँ पे लॉ यहाँ पे मौजूद होता है, उसकी यूजेज पे अभी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास लॉ मौजूद है, क्या इसका इमरान खान बेनिफिशरी होंगे? नहीं, उसकी यूजेज उस तरह से नहीं होगी। अल्टीमेटली जो है मामलात जाते उस तरफ हैं जहाँ पे
पावर कॉरिडोर्स जो चाह रहे होते हैं वो होता है। मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आखिर में अपने नोट में इंडोर्स किया नाज़रीन कि जो फ़ौजी जर्नैल हैं, जो कि आर्मी ऑफिसर्स हैं और जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी जजमेंट में लिखा था कि नैब लॉ की गिरफ्त से वो उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उन पर भी नैब लॉ अप्लाई होता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उसको इंडोर्स किया और कहा है कि मैं अपनी रीजंस इसके हवाले से बाद में दूंगा। तो काजी साहब ने तो इस पर जिक्र नहीं किया। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी साहब की जो तलखी है वो इस फैसले में भी नज़र आ रही है, और उन्होंने कहा जी कि वो अगर डिसोसिएट कर लेते तो फिर ये ना होता। जस्टिस मंसूर अली शाह जब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी बेंच था, तो जैसे मंसूर अली शाह एतराज़ भी किया, लेकिन वो अगर उठ जाते तो फिर केस ही वहाँ ना चलता। बेसिकली वो ये बता रहे हैं, जो लोग एक नैरेटिव है ना कि नैब लॉ की अमेंडमेंट पे इमरान खान की पिटीशन डिसमिस की, तो वो कहते हैं जिस तरह फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में इमरान मंसूर अली शाह उठ के चले गए, इसमें भी उठ के चले जाते। तो वो कहने का मकसद ही, हालांकि मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस ऐसी चीज़ें नाम लिख के बड़ा कम ही होता है, लेकिन काजी साहब ने ये आर्ट है, खूबसूरती कहेंगे जो भी, कि वो जजेस का नाम लिख के उन पे जो भी सवाल है वो उठाते हैं। चाहे अतहर मिनल्ला साहब ने केस डिले किया है, जजमेंट डिले किया, उसको भी क्वेश्चन किया, तो वो हमेशा उनका ये खासा रहा है। तो बाकी जो है वो जैसे मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है, जजमेंट में इस तरह पिन पॉइंट करना चाहिए। जैसे मंसूर अली शाह की जो मिनॉरिटी व्यू था, उन्होंने आखिर में ये भी कर सकते थे कि हम इसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो अंदाज़ा लगाया कि इधर सिर्फ अतहर मिनल्ला साहब ने किया। तो वो जो एक तलखी है और सिर्फ गुस्सा की यानी जानबूझ के आप कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी जजमेंट में जानबूझ के नाज़रीन ये बात नहीं की है कि जर्नल फौजी अफसरों या फिर जजों का एहतसाब नैब ऑर्डिनेंस के जरिए। देखिए, एक बात ठीक भी है कि जजेस का अतहर मिनल्ला साहब ने जजेस को नहीं किया। नैब लॉ अगर आप कह दें कि जजेस पे अप्लाई होता है, तो रोज जजेस को फिर नैब, आपको पता है पाकिस्तान में पार्लियामेंट, नैब, इलेक्शन कमीशन, असल पावर कहाँ से जनरेट होती है। तो फिर मसला ये है कि कल जजेस ही क्यों ना विक्टिम हो। एक बात मैं इस चीज़ का, पहले मैं भी था कि जी जजेस को नैब लॉ अप्लाई होना चाहिए, लेकिन जो आजकल पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, आप देखिएगा कि नैब की टीमें यहाँ आ जाएगी, जजेस के चैम्बर में घुस जाएंगी, तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी मुनासिब नहीं है। चलें, हसनात मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने पूरे इस व्लॉग में सम अप करने की कोशिश की जो जजमेंट थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोर्ट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से आपको मामलात में जानकारी मिलती रहेगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।